हेलो फ्रेंड, दिस इज मुकेश फ्रॉम अन अकेडमी। आज हम अपनी लक्ष्मीकांत की जो समरी की सीरीज है उसका पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। और ये सीरीज आपको क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी। इस सीरीज में हम टू द पॉइंट लक्ष्मीकांत के चैप्टर वाइज चैप्टर पूरी लक्ष्मीकांत को खत्म करेंगे और उसी से क्या होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। क्लियर? तो इसका जो हमने पहला वीडियो अपलोड कर रखा है उसको जरूर देखना, उसी के बाद जो है आपको दूसरा समझ में आएगा। तो शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे हुए। कॉन्स्टिट्यूशन बनते समय, संविधान बनते समय हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी जिसका काम क्या था, संविधान को बनाना। तो उस दौरान बहुत सारी कमेटी बनी थी और कमेटी पे क्या होते हैं, क्वेश्चन आते हैं। तो जो आज का लेक्चर है वो स्टैटिकल पार्ट पे ज्यादा है, मतलब आपको याद ज्यादा करना पड़ेगा। क्लियर? जैसे कि अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको कमेटीज की बात बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटीज कौन सी थी? कमेटीज ऑन द रूल ऑफ प्रोसीजर। और इसके हेड कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बहुत बार क्वेश्चन पूछाता है। स्टीयरिंग कमेटी के कौन थे हेड आपके? राजेंद्र प्रसाद जी थे अगेन। ड्राफ्टिंग कमेटी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, 5 स्टार लगा दो। ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे? भीमराव अंबेडकर साहब, जिन्होंने संविधान बनाया था। संविधान के आर्किटेक्ट भी बोला जाता है इनको। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इनके कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। यूनियन पावर कमेटी किसके हाथ में थी? जवाहरलाल नेहरू के हाथ में थी। और स्टेट कम्युनिटी भी जो है कमेटी भी जवाहरलाल नेहरू के हाथ में थी। ठीक है, तो ये आपके लक्ष्मीकांत में चैप्टर देख रखा है, आप ये देख सकते हो। जो जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो आप लेक्चर ऐसे भी पढ़ सकते हो, पहले मेरा वीडियो देखो, लक्ष्मीकांत बुक को अपने पास रखो और जो जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं उसको क्या करो, अंडरलाइन करते रहो। क्लियर? इससे आपका पेपर में 100%, अगर 22 क्वेश्चन पॉलिटी के आते हैं तो 22 के 22 करेक्ट हो जाएंगे, अगर आपने इसको अच्छी तरह समझा कि लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़ा जाता है, वो भी मैं समझा रहा हूं। ये सारी कमेटी याद हो जाएंगी आपको, से यस और नो। और कमेटी याद करो, आज पूरा याद करने का है। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, ये किसके अंडर में थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, ये किसके अंडर में थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फंडामेंटल राइट की सब कमेटी, कौन सी कमेटी? फंडामेंटल राइट की सब कमेटी, और ये किसके अंदर थी? आचार्य कृपलानी जी के अंदर। माइनॉरिटी सब कमेटी किसकी थी? एचसी मुखर्जी। और एचसी मुखर्जी मैंने कल के आपको वीडियो में भी बताया था, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि एचसी मुखर्जी का नाम हमने कल के वीडियो में क्यों लिया था, कौन सा इनको कौन सा क्या मिला था, पद मिला था। क्लियर? तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ये। फिर उसके बाद अब आ जाओ ड्राफ्टिंग कमेटी, सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी, जो जिसने क्या करा, डायरेक्ट संविधान को हमारे बनाया। ठीक है, संविधान को निर्माण करने वाली कमेटी कौन सी थी? ड्राफ्टिंग कमेटी ही थी। हमेशा क्वेश्चन ज्यादातर जो आता है कि भैया ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, कौन सा क्वेश्चन आता है? चेयरमैन। तो इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, सभी को पता होगा। क्लियर? ये जो लिखा हुआ है चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 5 स्टार क्वेश्चन, ये बहुत बार आता है। हालांकि बहुत कम बार पूछा गया है कि उसमें और अदर मेंबर कौन थे चेयरमैन को छोड़ के। तो और अदर मेंबर क्या थे? ये आपके 6 लोग थे। क्लियर? लेकिन इनका नाम क्या करो, एक बार याद कर लो, जिससे क्या हो, अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो आपको कोई दिक्कत ना हो। हालांकि ये बहुत कम पूछा गया है, फिर भी देख लेते हैं। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके एक मेंबर में कौन थे? एन गोपाला स्वामी अयंगर। कौन थे? एन गोपाला स्वामी अयंगर थे। मोहम्मद सादुल्ला थे। अदाली कृष्णा स्वामी अय्यर थे। के एम मुंशी थे। क्लियर? फिर उसके बाद जो थे बी एल मित्रा, सब्स्टिट्यूटेड बाई एन माधवा राव फॉलोइंग हिज रेजिग्नेशन। तो भैया क्या कहते हैं इसमें, एन माधवा राव आ गए थे, पहले कौन थे? मित्रा थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। फिर डीपी खेतान, इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो इनकी एक जगह कौन आ गया? टीटी कृष्णमाचार्य आ गया। तो हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन फिर भी एक बार क्या होता है, पढ़ना तो बनता है। समझ में आ गया? ज्यादातर क्वेश्चन कहां से आया कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर कौन? भीमराव अंबेडकर। वहां पे राजेंद्र प्रसाद मत लिख देना। क्लियर? ड्राफ्टिंग कमेटी अलग है, कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी अलग है, याद रखना। अभी देखो यहां पे ड्राफ्टिंग कमेटी थी, अभी हमने देखो यहां पे क्या पढ़ा, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, उसमें जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। आगे देखते हैं। इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का कब इनेक्टमेंट हुआ? तो अगर हम देखें कि हमारे अपना संविधान 26 नवंबर
1949। 5 स्टार क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हमने संविधान को कब अडॉप्ट किया था। तो जब भी अडॉप्ट आए तो 26 जनवरी 1950 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, 26 नवंबर 1949 लिखना है। और इसी कारण 26 नवंबर को क्या बनाया जाता है, नेशनल लॉ डे मनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, नेशनल लॉ डे मनाया जाता है, इसको याद रख लेना। क्लियर, 26 नवंबर 1949 इस तारीख को हमारा संविधान बन के एकदम तैयार हो चुका था और हमने इसको इनेक्ट कर दिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनकी सबसे बड़ी भूमिका थी। ये क्या कहलाते हैं, हमारे फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के पिता कहलाते हैं ये। और इनको मॉडर्न मानू के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मॉडर्न मानू के नाम से भी जाना जाता है। ये भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आंसर क्या होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होगा। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। केवल कान में हेडफोन लगा के सुनते रहो, लक्ष्मीकांत खत्म हो जाएगी। 26 जनवरी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि सर जो है 26 नवंबर 1949 को इनेक्ट करा दिया, तो इन्फोर्समेंट जो करा हमने 26 जनवरी 1950 में, तो वो 26 जनवरी ही तारीख क्यों ली, वो इसलिए ली क्योंकि 26 जनवरी को तारीख चुनने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि इसी दिन 1930 में, क्या इसी दिन 1930 में जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा था, पूर्ण स्वराज डे क्या करा था, सेलिब्रेट किया था। और इसी कारण क्या है 26 जनवरी को चुना गया था। जवाहरलाल नेहरू आपको पिक्स में दिख रहे होंगे। क्लियर, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि 26 जनवरी ही क्यों चुना, क्योंकि हमने 26 जनवरी में ही 1930 में जो है पूर्ण स्वराज क्या क्या था, सेलिब्रेट किया था, इसे मनाया था। तो इसी कारण क्या है 26 जनवरी चुना गया था। क्लियर। अब टोटल अगर हम बताएं आपको, बहुत सारे सेशन हुए। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी उसका जो पहला सेशन हुआ आपको पता ही है, 9 दिसंबर को हुआ, 1946 में हुआ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा आता है, याद करो। 9 दिसंबर पहले क्या होंगे, इसके अस्थाई अध्यक्ष चुना जाएगा। फिर 2 दिन बाद मतलब क्या आपका, इसके क्या होंगे, स्थायी सदस्य आ जाएंगे 11 तारीख को। क्लियर, तो ये मैंने आपको पहले बता रखा है। अब आ जाओ, फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इलेक्टेड जीवी मावलंकर एज ए स्पीकर। तो पहले स्पीकर कौन थे, जीवी मावलंकर थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। यहां तक सब बच्चों को समझ में आ रहा है से यस और नो। कमेंट बॉक्स में जब भी आपके पास ये वीडियो पहुंचेगा तो उसमें आप जो जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उनको लिखने की कोशिश करना, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के कौन कौन से गुण हैं। अगर मैं अपने संविधान की बात करूं तो 42वां अमेंडमेंट जो 1976 को हुआ था उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं, क्योंकि जो 42वां अमेंडमेंट था उसने संविधान की क्या करी, पूरी क्या कहते हैं, एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि स्केलेटन को बदलने की कोशिश करी, इतना बड़ा परिवर्तन करा। इसी कारण 42वें अमेंडमेंट को क्या बोला जाता है, आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोला जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। क्लियर। और कौन से सैलिएंट फीचर हैं देख लेते हैं। हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान, इस दुनिया का सबसे क्या है, बड़ा है, लेंथिएस्ट है। क्यों, क्योंकि हमने बहुत सारे देशों से क्या लिया है, कुछ ना कुछ चीजें ली हैं। क्लियर। और अगर क्वेश्चन आता है पेपर में कि भैया किस कंट्री का संविधान क्या है, रिटन है, किसका नॉन रिटन है, तो हमेशा याद रखो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है आपके प्रदेश के एग्जाम में। और जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, अनरिटन है। अनरिटन का मतलब अभी उसे कोडिफाइड नहीं एक तरीके से, ठीक है। तो ये याद हो जाएगा, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा रिटन है, एक किताब है, ऐसी सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका था, अमेरिका का था। याद हो जाएगा, इसको याद करो। अब हम देख लेते हैं भैया हमने कौन कौन से प्रोविजन कहां कहां से लिए, जो पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इसको क्या करोगे, लिख लिख के याद करोगे तो आपका काम बन जाएगा। अब कैसे याद करोगे भैया, देख लो, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने यूनाइटेड स्टेट से क्या लिया है, तो यूनाइटेड स्टेट से हमने क्या लिया है, प्रेम्बल लिया है। प्रेम्बल क्या होता है, डिटेल में आने वाला है, अगले 2-3 लेक्चर में आ जाएगा। फंडामेंटल राइट भी हमने कहां से लिए हैं, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। फेडरल स्ट्रक्चर भी वहीं से लिया है, इलेक्टोरल सिस्टम भी वहीं से लिया है। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी बहुत बार क्वेश्चन पे आता है, ये भी हमने यूएसए से लिया है। जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 जो है हमारी जुडिशियल रिव्यू वाली, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। प्रेसिडेंट एज ए सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स और इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, मैंने आपको प्लस की क्लास में पूरा बता रखा है। इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, इसमें क्या अंतर है,
सब मैंने आपको प्लस की क्लास में बता रखा है, याद आ रहा नहीं? और यहां पे भी बताऊंगा जब आगे सीरीज बढ़ेगी। तो अभी खाली इतना याद करो कि यूएसए से हमने ये सारी चीजें ली हैं। क्लियर है? अब देख लेते हैं और कौन कौन से संविधान से हमने क्या क्या चीज ली है। अगर हम ब्रिटिशर की बात करें तो हमने ब्रिटिश से क्या क्या लिया है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमारी है, जो हमारे पार्लियामेंट है, वो क्या है? पूरा हमने मॉडल किससे लिया है? ब्रिटिशर से लिया है। द आइडिया ऑफ द सिंगल सिटीजनशिप, अमेरिका में डबल सिटीजनशिप होता है, समझ में आया? लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, भारत में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है। और ये सिंगल सिटीजनशिप जो है हमने कहां से लिया है? ब्रिटिश से लिया है। रिट्स लगाना ब्रिटिश से, इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर ब्रिटिश से, लॉ मेकिंग प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ जिसकी मैं बात कर रहा था वो भी किससे लिया है? ब्रिटिश से लिया है। तो ये सारी चीजें नोट करो फटाफट, ये सारी चीजें किससे ली हैं? हमने ब्रिटिश से ली हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है सभी को? आगे देखते हैं। आयरिश से क्या लिया है? आयरिश मतलब आयरलैंड से क्या लिया है? तो आयरिश का तो भैया फेमस क्वेश्चन है, डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे हिंदी में बोलते हैं, वो हमने किससे लिए हैं? आयरिश से लिए हैं। नॉमिनेशन राज्यसभा में और मेंबर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, मेथड क्या होगा? ये भी हमने किससे लिया है? आयरिश से लिया है। तो ये पूरी क्या है? आपको याद करने वाली चीजें। फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है? रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी ली है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया। कभी कभी ये मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं। आप क्वेश्चन देखो 10 ईयर, आपको पता चल जाएगा। पिछले साल भी आया था, उससे पिछले साल भी आया था। हर बार एक क्वेश्चन पक्का यहां से रहता है, तो उसको याद कर लो। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया भैया? फ्रीडम ऑफ ट्रेड ली है, पावर ऑफ नेशन लेजिस्लेचर ली है, कॉन्करेंट लिस्ट फेमस क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया से लिया। बहुत बार पूछा था कॉन्करेंट लिस्ट जो है, समवर्ती सूची हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। ठीक है, यहां तक क्लियर सभी को? आगे बढ़ते हैं। सोवियत यूनियन, यूएसएसआर जिसको आज हम रसिया के नाम से जानते हैं, वहां से हमने क्या लिया है भैया? फंडामेंटल ड्यूटी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और अंडर आर्टिकल कौन सा होता है? 51A। 51A के अंदर क्या होती है? फंडामेंटल ड्यूटी होती है। क्लियर? और हमने क्या लिया है? प्लानिंग करना वहां से लिया है। आइडिया ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा। सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, अगर पॉलिटिकल जस्टिस की बात करें तो ये हमें फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करते हैं। और अगर हम सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की बात करें तो ये हमें डीपीएसपी प्रोवाइड करते हैं। आगे चल के सिखाऊंगा ये सारी चीजें। क्लियर? तो हम देखेंगे कि ये सारा जो है हमने कहां से लिया है? सोवियत यूनियन से लिया है या रसिया से लिया है। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया? साउथ अफ्रीका से हमने लिया कि कैसे संविधान को अमेंडमेंट किया जाता है, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, ठीक है, और इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा मेंबर। जर्मनी से क्या लिया है हमने? फेमस क्वेश्चन, इमरजेंसी प्रोविजन जो है हमारा कहां से आया है? जर्मनी से ही आया है। क्लियर? इमरजेंसी में कौन कौन से फंडामेंटल राइट जाएंगे? जापान से हमने क्या लिया है? जापान के संविधान से हमने प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ लिया है। बहुत ही हॉट क्वेश्चन, ये क्या होता है सब डिटेल में पढ़ेंगे हम। प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ क्या होता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है? ठीक है, सब पढ़ाऊंगा मैं। आगे देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ये एक ऐसा एक्ट है जिससे हमने सबसे ज्यादा लिया है। इनफैक्ट हमारे संविधान का 1/3 से भी ज्यादा चीजें जो हैं इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से डायरेक्ट ली गई हैं। क्लियर? इसका क्वेश्चन मेंस में ही पूछा जाता है। तो भैया 1935 से हमने क्या लिया? फेडरल स्ट्रक्चर लिया है, इमरजेंसी प्रोविजन लिया। अब आप बोलोगे इमरजेंसी प्रोविजन तो आपने जर्मनी में पढ़ा है, वो थे कि इमरजेंसी प्रोविजन में फंडामेंटल राइट का क्या होगा, और ये है क्या? इमरजेंसी प्रोविजन। दोनों में अंतर है। पब्लिक सर्विस कमीशन जिसकी आप तैयारी कर रहे हो वो भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया है। ऑफिस ऑफ गवर्नर भी वहीं से लिया है, जुडिशरी भी लिए, और लगभग बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव जो है स्ट्रक्चर हमारा आज भी किस पे डिपेंड है? 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? क्लियर? तो भैया ये हमारी आज की क्लास समाप्त होती है, जिसमें हमने क्या करे? लगभग 1.5 चैप्टर पढ़ लिए हैं। और इसी तरीके से अगर आप वीडियो को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो चैनल को और शेयर करते हो, तो ये सीरीज क्या रहेगी? और अच्छी तरह कंटिन्यूअस वे में क्या होगी? आगे बढ़ती रहेगी। क्यों? क्योंकि जितना आपका रिस्पॉन्स होगा उससे हमें पता चलता है कि ये सीरीज को कंटिन्यू किया जाए या ना किया जाए। आई होप आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा इससे। क्लियर? आप इसको सबको देख सकते हो। अब रही, अगर आपको डिटेल में पूरा प्रीलिम्स का कोर्स पढ़ना है, 2020 का पूरा बैच चल रहा है प्रीलिम्स का, जिसमें सारी चीजें मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा, पॉलिटी भी मैं पढ़ाऊंगा, साइंस एंड टेक भी मैं पढ़ाऊंगा, करंट अफेयर भी मैं पढ़ाऊंगा।
ठीक है, ज्योग्राफी भी मैं पढ़ाऊंगा और इकोनॉमिक्स भी मैं पढ़ाऊंगा। ये सारी जितनी भी चीजें 2020 का बैच चल रहा है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और रेफरल कोड जो है आपको क्या करना है, MKS लाइव रेफरल कोड अप्लाई करना है। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैं एक छोटा सा आपको बता देता हूं 12 महीने के सब्सक्रिप्शन में आपको क्या फायदा होगा। 12th मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लो एक ही बार में आप, और रेफरल कोड क्या अनिवार्य यूज करना है आपको, MKS लाइव ही यूज करना है। इससे देखो आपको क्या फायदा होगा, पूरी प्रीलिम्स की क्लासें मेरे द्वारा आपको मिल जाएंगी, पूरी मेंस की GS 1 से लेके GS 4 तक 1 2 3 4 पूरी क्लासें मेरे द्वारा। सोशोलॉजी अगर आपका ऑप्शनल है तो सोशोलॉजी ऑप्शनल पूरा पेपर 1 पेपर 2 मेरे द्वारा। अब इसके बाद क्या है, आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग जो है सोशोलॉजी ऑप्शनल की, ये केवल मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है, ये भी सोशोलॉजी ऑप्शनल की आंसर राइटिंग मेरे द्वारा करोगे, सेम 12 महीने के उसमें। उसके बाद पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4 GS का जो मेंस होता है, जो रिटर्न आता है, इसकी भी आंसर राइटिंग करोगे, वो इसी में 12 महीने में ही क्या है, शामिल है। क्लियर। और प्रीलिम्स की जितनी भी क्लास में कराता हूं, हर क्लास के बाद हमने एक स्टार्ट किया है ये असाइनमेंट देना, और अगर आपने मेरे असाइनमेंट ही पूरे कर लिए तो आपका प्रीलिम्स आराम से क्लियर हो जाएगा। आज हमने इन्वायरमेंट पे प्लस क्लास में असाइनमेंट बांटा, तो डेली जो है आपको क्या मिलता है, प्रीलिम्स की क्लास के बाद असाइनमेंट मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं। इसके अलावा जो है आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज 15 टेस्टों की ऑल इंडिया लेवल पे आपकी रैंक बनेगी। ये सारी चीजों की जो कॉस्ट है 6300 रुपए कॉस्ट है 12 महीने की। ठीक है, तो आप इस कॉस्ट को लगा सकते हो कि ये कॉस्ट जो है जायज है कि नहीं है, कि भैया पूरा मेंस पढ़ रहे हो, पेपर 1 2 3 4, एक ऑप्शनल पढ़ रहे हो, पूरा प्रीलिम्स पढ़ रहे हो, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज दे रहे हो, ऑप्शनल की टेस्ट दे रहे हो, पेपर 1 2 3 4 की टेस्ट सीरीज दे रहे हो, फिर उसके बाद जो है इंटरव्यू के सेशन कर रहे हो, सब चीज के आपको नोट्स मिल रहे हैं, कॉपी प्रॉपर चेक हो रही है, केवल कितने 6300 रुपीज में क्या करना है आपको, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है। क्लियर। और आपको क्या करना है, रेफरल कोड जरूर याद रखना है। आपको रेफरल कोड क्या अप्लाई करना पड़ेगा, MKS LIV। जब इसे अप्लाई कर दोगे तो आपको 10% आपकी फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा, और उसी के बाद क्या करना है, आपको फीस सबमिट करनी है। ठीक है, तो पहले चेक कर लेना कि रेफरल कोड लग रहा है कि नहीं। अगर नीचे लिखा हुआ जाए योर रेफरल कोड सक्सेसफुली अप्लाइड और 10% अगर आपको डिस्काउंट मिल जाता है, तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू कर देना, और फिर क्या करना है, मेरी क्लासों से जुड़ जाना है। क्लियर। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप। क्लियर। और डेली मेरी 9 बजे क्या होती है, स्पेशल क्लास होती है। आज भी 9 बजे क्लास होगी, जो क्या होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। वहां पे आप अनअकैडमी पे ऐप पे 9 बजे जो है स्पेशल क्लास देख सकते हो। ठीक है, उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से क्या होता है, ऑनलाइन स्टडी होती है और किस लेवल में पढ़ा रहा हूं, क्या क्वालिटी है, आप खुद ही क्या कर लोगे, पता लगा लोगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।